हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। 23वां चैप्टर चल रहा है हमारा मानव श्वसन तंत्र, और इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि मानव श्वसन क्रिया क्या होती है और इसमें श्वसन तंत्र की बनावट, उसके विभिन्न भाग और फेफड़ों की संरचना, फेफड़ों में उपस्थित श्वसनीय वृक्ष की संरचना, ये हम देख चुके हैं। किस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक फेफड़ा अंदर की ओर छोटी छोटी कूपिकाओं से बना होता है, वायु कूपिकाओं से, और ये वायु कूपिकाएं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। और किस प्रकार प्रत्येक वायु कूपिका के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल होता है और किस प्रकार उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, या हम यूं कहें कि मैकेनिज्म की, श्वसन की जो क्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वो कैसे संभव होती है, आज इसी को लेकर हम आए हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो श्वसन की क्रिया को दो चरणों में डिवाइड करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया दो पार्ट में पूर्ण होती है। पहला जो पार्ट है वो कहलाता है निःश्वसन या अंतः श्वसन। पहला पार्ट क्या है? निःश्वसन या अंतः श्वसन, इरेस्पिरेशन, या इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है बहिश्वसन, उच्छ्वसन, या एक्सरेस्पिरेशन, या एक्सहेलेशन भी कहते हैं। तो दो पार्ट में श्वसन क्रिया पूर्ण हो रही है। तो किस प्रकार पूर्ण होगी, क्या होता है निःश्वसन के अंदर और क्या होगा बहिश्वसन के अंदर, इसे हम यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आगे से आपको इन नोट्स की पीडीएफ फाइल मिलेगी और उस पीडीएफ फाइल को आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। लेकिन यहाँ समझने के लिए आप डायग्राम यहाँ से उतार सकते हैं। तो जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर लग रहा है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जो नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं, आप उनको नोट करेंगे। इससे क्या होगा, अपना समय बचेगा और अपना जो टॉपिक है वो जल्दी से आगे अपन उसको ले पाएंगे। तो यहाँ जो ज्यादा जो रिटर्न वर्क है वो कम होगा, तो वो आपको पीडीएफ फाइल में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप उसको नोट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि निःश्वसन की क्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात, इसमें क्या हो रहा है निःश्वसन में, ऑक्सीजन का वायुमंडल से फेफड़ों में प्रवेश। निःश्वसन में क्या हो रहा है, इसी को हम अंतः श्वसन भी कह रहे हैं। इसको सामान्य भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का वायुमंडल से फेफड़ों में आना। जब हम अंदर की ओर फेफड़ों को यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन या अंतः श्वसन। तो यहाँ अंतः श्वसन का अर्थ क्या हुआ, ऑक्सीजन का वायुमंडल से फेफड़ों में प्रवेश। ओके, उसी प्रकार अगर हम बहिश्वसन की बात करें, दोनों को हम कंपेयर करेंगे साथ साथ में, ध्यान रखना। बहिश्वसन की जब हम बात करें या उच्छ्वसन की बात करें तो वहां क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से वायुमंडल में जाना या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाया, बहिश्वसन, राइट। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का अंदर जाना निःश्वसन और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना बहिश्वसन। और इस क्रिया को ही हमने क्या कहा था, श्वसन या स्वातन या ब्रीदिंग। ओके, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसे हमें समझना कि आखिर ये क्रिया होती किस प्रकार है। तो इसमें मेन जो बात है वो दाब की बात होती है, ठीक है, दाब। तो यहाँ हम जानते हैं कि गैस जो होती है
गैसेज का जो गुण है वो ये है कि वो अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर स्वतः ही विसरण क्रिया द्वारा जाती है। तो यहाँ हम चित्र में समझेंगे इस बात को कि जब वायुमंडल का बाहर दाब अधिक होता है तो गैस अंदर आ जाती है, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का दाब बाहर अधिक है, अंदर कम है फेफड़ों में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर की तरफ दबाव ज्यादा होता है तो वो वायुमंडल में बाहर चली जाती है। तो ये प्रक्रिया कैसे पॉसिबल होगी, इस चीज में कौन कौन सी पेशियां और हमारे जो श्वसन अंग हैं यानी फेफड़ों की जो बनावट है वो किस प्रकार इसमें मदद करती है, तो इस चीज को हम यहां से समझेंगे। तो अंतः श्वसन में सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी, आखिर क्या मैकेनिज्म होता है कि ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि हम जानते हैं तनुपट्ट जो होता है डायफ्राम, ये इसके अंदर क्या होगा, संकुचन होगा। डायफ्राम के अंदर क्या होगा, संकुचन होगा, और डायफ्राम के संकुचन से क्या होगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। जैसा यहाँ इस चित्र में दिखाया गया, डायफ्राम क्या होगा, संकुचित है और ये चपटा हो जाता है। तो जैसे डायफ्राम चपटा होगा संकुचन से, तो उसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ ये वक्ष गुहा का जो आयतन है, फेफड़े कहाँ है, वक्ष गुहा में है, थोरेसिक कैविटी में। तो ये डिपेंड करेगा कि थोरेसिक कैविटी का आयतन जब ज्यादा होगा तो फेफड़े लार्ज यानी इंक्रीज हो जाएंगे, यानी उनका आयतन भी बढ़ेगा और दाब कम होगा। और जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों का आयतन भी कम होगा। ये बात ध्यान रखने की है। तो कब होगा वक्ष गुहा का आयतन अधिक और कब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, ये इन पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो ये जो उरोस्थियां हैं और अंतरापरशुक पेशियां हैं। दूसरी चीज है, देखिए यहाँ पर बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, राइट, यहाँ बाह्य अंतरापरशुक पेशियां अर्थात एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये क्या होती हैं, तो यहाँ इसको समझिए। देखिए ये हमारे वक्ष गुहा, जिसको हम परशु का पिंजर भी कहते हैं, उसका हमने एक डायग्राम लिया है और हमने दो पोजीशन दिखाई है, एक अंतः श्वसन क्रिया को और दूसरी को बहिः श्वसन क्रिया को। तो यहाँ अंतः श्वसन क्रिया में क्या है कि ये जो अंतरापरशुक पेशियां हैं, ठीक है, इनकी जो अंतरापरशुक पेशियां हैं वो कहाँ पर है, देखिए ये पेशी, ये हमारी जो है रिब्स है, पसलियां हैं। ये क्या है, पसलियां हैं, ये पसलियां हैं, ओके, पसलियां। तो ये पसलियां 12 जोड़ी होती है हमारे वक्ष गुहा में, और प्रत्येक दो पसलियों के बीच में क्या होती है, अंतरापरशुक पेशियां। तो यहाँ पर डायफ्राम में, डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, तो उसमें क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। साथ में बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, इनके अंदर भी क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। और दोनों में संकुचन से क्या होगा, डायफ्राम तो चपटा होगा संकुचन से, ओके। इसके अलावा जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में जब संकुचन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पसलियां और उरोस्थियां। ये उरोस्थी है, ये देखिए ये उरोस्थी होती है, ये हम जानते हैं क्या है, उरोस्थी अर्थात स्टर्नम। आगे की तरफ स्टर्नम होता है, ओके, और ये पीछे की तरफ क्या है, मेरुदंड। ये मेरुदंड है, देखो कशेरुदंड। ये समझ में आई बात। तो यहाँ जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पसलियां व उरोस्थियां ऊपर की ओर आएंगी। ये देखो ये ऊपर की ओर आएंगी, पसलियों और उरोस्थी का ऊपर या फैलना, तो ये फैलेगी ऊपर की ओर। देखिए जब अपन सांस लेते हैं तो ये अपनी जो चेस्ट है ये ऊपर की ओर आती है, उरोस्थी ऊपर आएगी। तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इसका दाब क्या होगा, कम होगा, ओके। इसका दाब कम हो रहा है, किसका, वक्ष गुहा का दाब कम होगा, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। हम जानते हैं जब आयतन बढ़ता है तो दाब कम होता है। तो यहाँ जब इसका आयतन बढ़ेगा और दाब कम होगा तो बाहर से वायुमंडल, ये वायुमंडल हम दिखाए, तो वायुमंडल का दाब अधिक होने के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। स्टूडेंट, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगी, अंदर आ जाएगी, ओके। तो क्या हुआ, वायुमंडल का दाब अधिक होने से क्या होगा, ऑक्सीजन फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर जाएगी। और इस क्रिया को ही हमने क्या नाम दिया, निःश्वसन या अंतः श्वसन, ओके। अब बात करते हैं बहिः श्वसन की। तो बहिः श्वसन में क्या हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट क्रिया चलेगी। क्या होगा बहिः श्वसन में, कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से वायुमंडल में जाना। कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से क्या हो रहा है, वायुमंडल में जाना। तो ये क्यों जाएगी बाहर,
क्योंकि यहाँ तनुपट जो है, डायफ्राम जो है एवं बाह्य अंतरापशुक पेशियां में यहाँ तो क्या हुआ, संकुचन हुआ, जबकि बहिः श्वसन में क्या होगा, इनमें शिथिलन होगा, ये रिलैक्स होंगी। तो जब ये शिथिल होंगी तो क्या होगा, डायफ्राम जो है ढीला होगा, और जब डायफ्राम ढीला होगा तो क्या होगा, ये धनुष आकार के, यानी इसकी जो पहले वाली स्थिति जो होती है उसमें आ जाएगा, शिथिल अवस्था में धनुष आकार या गुंबद आकार, ये इस तरह से हो जाएगा जैसे धनुष के आकार का होगा इस तरह। तो जब ये धनुष के आकार का होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो वक्ष गुहा है उसके आयतन को कम कर देगा। देखो ये आयतन कम होगा, यहाँ से इतना आयतन कम हो जाएगा, ठीक है, इतना आयतन कम हो जाएगा, जबकि यहाँ ये चपटा था तो आयतन ज्यादा था, तो ये वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, कम, जबकि क्या हुआ, दाब अधिक होगा, दाब क्या होगा, अधिक। तो यहाँ देखिए डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम एवं बाह्य अंतरापशुक पेशियों में क्या हुआ, शिथिलन। तो डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ गया, धनुषाकार होगा, पसलियां व उरोस्थियां, ये पसलियां और उरोस्थियां क्या होगी, ये पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, यानी पहले वाली स्थिति में अंदर की ओर आ जाएंगे। जैसे हमने सांस लिया था, बाहर गई, छोड़ा, अंदर चली। तो इस प्रकार क्या होगा, ये आयतन इसका क्या होगा, आयतन कम होगा और दाब अधिक होगा। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वायुमंडल का दाब कम हो जाएगा, और वायुमंडल का दाब कम होने के कारण क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यानी एक्सहेल कर दी जाएगी, यानी इसको बाह्य श्वसन क्रिया कहेंगे, क्योंकि इसको CO2 को हम बाहर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस, ये यहाँ पर श्वसन क्रिया को समझा रहा है। ये डायग्राम दोनों हम फिर से एक बार देखते हैं, देखिए यहाँ डायग्राम से समझते हैं। श्वसन की क्रिया विधि में क्या हो रहा है, श्वसन की क्रिया विधि में 2 चरणों में पूर्ण हो रही है। पहला चरण क्या कहलाता है, निःश्वसन, दूसरा चरण क्या कहलाता है, बहिःश्वसन। निःश्वसन क्रिया जो है या अंतः श्वसन भी कह रहे हैं, इसमें क्या होगा, वायुमंडल का जो दाब है वो अधिक होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अंदर आती है, जबकि बहिःश्वसन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है फेफड़ों से। अंतः श्वसन क्रिया में क्या होता है, अंतरापशुक पेशियां जो है उनके अंदर संकुचन होगा, और संकुचन से क्या होगा, उरोस्थि और पसलियां ऊपर की ओर होती हैं, परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। जबकि बहिःश्वसन में क्या होता है, बहिःश्वसन में अंतरापशुक पेशियों में क्या होगा, शिथिलन होगा, ठीक है, डायफ्राम में शिथिलन होगा, डायफ्राम धनुषाकार हो जाएगा, और उरोस्थि और पसलियां क्या होगी, अपने मूल स्थान पर आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और दाब अधिक होता है, किसकी तुलना में, बाहर के वायुमंडलीय दाब की तुलना में। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो CO2 है, CO2 क्या होगी, बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ अंतः श्वसन में अंदर आती है। तो ये चीज मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ नोट करने की बात है, इधर ध्यान देंगे। नोट करने वाली बात क्या है, यदि ये नॉर्मल अवस्था में प्रक्रिया होती है, नॉर्मल अवस्था में जब प्रक्रिया होती है तो हमने कहा 15 से 17 बार, या कई जगह अपन ने देखा है बुक में 16 से 20 प्रति मिनट, ठीक है, मिनट होती है श्वसन की क्रिया। श्वसन की जो सवातन क्रिया है वो 16 से 20, अधिकतम यानी मिनिमम 16 या अधिकतम 20 बार जो है सवातन की क्रिया हो रही है 1 मिनट के अंदर। यदि व्यायाम करता है कोई व्यक्ति, एक्सरसाइज करता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, तो क्या होगा, तो हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है। उसका परिणाम क्या होगा कि ये जो मांसपेशियां ये भी बहुत तेजी से, यानी 3 से 4 गुना बहुत तेजी से संकुचन करती है और शीतलन होता है, और उसी का परिणाम क्या होता है कि श्वसन दर यानी उतनी तेजी से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी ऑक्सीजन उस समय ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें यहाँ एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि इन अंतः श्वसन जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी इसमें हमें जो है कार्य करना पड़ता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ता है, जबकि बहिःश्वसन क्या है, एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। और अंतः श्वसन को लगभग अगर समय की बात करें तो 2 सेकंड में पूरी हो रही है, जबकि बहिःश्वसन जो है वो लगभग 3 सेकंड में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद हम लेंगे
विभिन्न प्रकार के आयतन यानी हमारे फेफड़ों में कितनी क्षमता है उनके आयतन संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, तो उनको लेंगे हम इसके बाद। तो आप इसको करिए पहले। नेक्स्ट, श्वसन संबंधी आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो फेफड़ों में जब श्वसन क्रिया होती है तो अलग अलग अवस्थाओं के दौरान आयतन कितना होता है और कितनी कैपेसिटी में वो आयतन को ग्रहण कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम्स बताए गए हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन अपना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि फेफड़ों की जो है ज्वारीय आयतन बताइए या कुल फेफड़ों की क्षमता बताइए, ये कई बार पूछा गया है। फेफड़ों की जैव क्षमता कितनी होती है, ये नीट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। नीट के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपसे कहा कि श्वसन संबंधी आयतन अर्थात फेफड़ों में श्वसन क्रिया के दौरान अलग अलग अवस्थाओं के दौरान जो आयतन होता है उसे हम फेफड़ों के आयतन कहते हैं। तो ये कितने प्रकार की हैं, यानी फेफड़ों में वायु की जो मात्रा है उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। श्वसन क्रिया को हम, श्वसन आयतन को हम किसके द्वारा नापते हैं, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। श्वसन मापी जिसको रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं, उससे हम श्वसन क्रिया को नापते हैं। सबसे पहला आयतन की हम बात करते हैं फेफड़ों में ज्वारीय आयतन, जिसको टाइडियल वॉल्यूम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, टाइडियल वॉल्यूम। तो इसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम प्रदर्शित करेंगे टीवी से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, जहां भी आपको लिखी हुई दिख रही है, तो इसमें अपन को आसानी रहती है। तो टीवी मतलब टाइडियल वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले तो ज्वार को समझिए, ज्वार क्या होता है। समुद्र के किनारे आप जानते हैं एक बार पानी ऊपर आता है, एक बार पानी वापस नीचे जाता है। इस क्रिया को हम ज्वार और इस क्रिया को भाटा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो टर्म्स है इसी से संबंधित है कि एक बार सांस अंदर लेते हैं हम और एक बार बाहर छोड़ते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ज्वार कहलाती है। और ये आयतन को क्या कहेंगे हम, ज्वारीय आयतन। ओके, तो टाइडियल वॉल्यूम क्या होगा, सवातन के समय, यानी जब सवातन की क्रिया हो रही है, ब्रीदिंग की क्रिया हो रही है, उस समय नॉर्मल ब्रीदिंग के समय जब हम अंदर श्वसन के दौरान जो आयतन ले रहे हैं तो वो कितना होगा, 500 ml, यानी टीवी इस कितना है, 500 ml। ओके, इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं अंतः श्वसन आरक्षी आयतन। ओके, यहाँ ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट्स कि ज्वारीय आयतन में अगर ये नॉर्मल क्रिया में बताया, लेकिन अगर बलपूर्वक का मतलब जैसे अपन ब्रीदिंग क्रिया, गहरे सांस ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग जिसको अपन कहते हैं, बाबा रामदेव भी कहता है कि डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए जिससे अपने लंग्स जो है अच्छी तरह रहें। और खास तौर से इन दिनों में जब आपको पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया के अंदर एक विकराल रूप लेकर सामने आया है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है कोरोना, वो हमारी बॉडी में लंग्स को कर रहा है। और लंग्स के अंदर हम जानते हैं छोटी छोटी जो वायु कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो वेंटिलेशन है यानी गैसों का जो आदान प्रदान है वो बाधित हो जाता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल नहीं पाती है। उसका परिणाम क्या होता है कि प्राणी को जो है सांस लेने में दिक्कत और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम अगर इसको चाहें तो इसको यानी इससे बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि डीप ब्रीदिंग करनी है खुली हवा में, अच्छी शुद्ध हवा के अंदर। उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो हमारी वायु कोशिकाएं जो एवोलाइज हैं वो स्प्रेड होंगी, उनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, और जितना ज्यादा क्षेत्रफल उनका बढ़ेगा तो ऑक्सीजन उतनी ही अंदर हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। और उससे क्या होगा कि हमें जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, फूड को जो है ऑक्सीडाइज करने की क्रिया वो जल्दी होगी, हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, हमारा पूरा जो है एनर्जेटिक रहेगा।
जो दिन है और यानी हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बताया, बलपूर्वक अंत्य श्वसन। ओके, तो बलपूर्वक अंत्य श्वसन जब हम करेंगे तो उसमें ज्यादा हमें थोड़ा यानी वो लगाना पड़ेगा प्रेशर, और इस चीज के लिए क्या होगा कि जो टाइडियल वॉल्यूम तो इसमें आएगा ही आएगा। ओके, तो ये जो है कितना हो जाएगा, लगभग कितना होगा, बलपूर्वक जब हम लेंगे तो इसको हम बोलेंगे इररेस्पिरेशन, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब होगा यानी हम आरक्षित, यानी आरक्षण का मतलब होगा एक्स्ट्रा हम इसको ले रहे हैं, अंत्य श्वसन क्रिया के दौरान ले रहे हैं, बलपूर्वक ले रहे हैं, तो कितना होगा IRV, ठीक है, इररेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होगा लगभग 2500 से लेकर 3000 ml। ओके, क्योंकि आयतन को हम ml में जो है यूनिट में नापते हैं, तो ये ध्यान रखना ml में होंगी सारी यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बहिश्वसन। जिस प्रकार अंत्य श्वसन में हमने बात की आरक्षित आयतन की, उसी प्रकार बहिश्वसन के दौरान आरक्षित आयतन, यानी नॉर्मल क्रिया में हम बहिश्वसन करते हैं तो उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा जितना टाइडियल वॉल्यूम में होता है। लेकिन जब हम बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, यानी हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो तेजी से बाहर निकालते हैं प्रेशर से, तो जब उस वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे तो वो ज्यादा होगा। कितना होगा, वो लगभग होगा 1000 से लेकर 1100 ml, ठीक है। इसे हम कहेंगे एक्स रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, यानी बहिश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है। इसके बाद आरक्षित कह दो या आरक्षित कह दो, एक ही बात है। इसके बाद नेक्स्ट है अपशिष्ट वायु, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और अपशिष्ट यानी वो वायु है जो हमारे श्वसन ट्रैक के अंदर रह जाती है, क्योंकि कभी भी श्वसन रिक्त नहीं होता है श्वसन तंत्र में, यानी शेष रही वायु। ओके, श्वसन तंत्र में तो श्वसन तंत्र में जो शेष, क्योंकि कभी भी एकदम जिसे कहते हैं निर्वात नहीं होता है, तो श्वसन क्रिया के बाद भी जो शेष वायु रह जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसमें क्रिया में भाग नहीं ले रही है, इसलिए हम इसको अपशिष्ट वायु कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम अपशिष्ट वायु RV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी है ये, 1100 से 1200 ml। इसके बाद हम बात करते हैं क्षमताओं की, श्वसन संबंधी क्षमताएं यानी कैपेसिटी। जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो कितनी, यानी ज्यादा से ज्यादा अधिकतम की बात करते हैं फिर हम। ओके, यानी कैपेसिटी का मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं कैन, तो यानी कितना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो क्षमता आती है वो है अंत्य श्वसन क्षमता। ओके, तो वही जैसे हमने अंत्य श्वसन के अंदर बात की, तो अंत्य श्वसन क्रिया के दौरान अधिकतम हम कितनी वायु स्टोर कर सकते हैं, अधिकतम वायु कितनी स्टोर कर सकते हैं अंत्य श्वसन के दौरान, इसको हम कहेंगे इररेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या होगी स्टूडेंट, देखिए टाइडियल वॉल्यूम तो होगा ही होगा, इसमें हमें पता है क्योंकि नॉर्मल में भी आती है। और जब हम अंत्य श्वसन कर रहे हैं तो गहरा सांस ले रहे हैं आरक्षित, तो वो भी आएगी, ठीक है, यानी IRV ये भी आएगी, अंत्य श्वसन आरक्षी आयतन ये भी होगी, और टाइडियल वॉल्यूम भी होगी। तो यहाँ देखिए टाइडियल वॉल्यूम प्लस अंत्य श्वसन आरक्षी आयतन, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, लगभग 3500 ml। तो ये इसको हम कहेंगे अंत्य श्वसन के समय, यानी अंत्य श्वसन के समय अधिकतम वायु जो फेफड़ों के अंदर आ सकती है। ओके, इसी प्रकार बहिश्वसन क्षमता, यानी बहिश्वसन के दौरान जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो नॉर्मल तो आएगी टाइडियल वॉल्यूम, लेकिन जो अधिकतम हम बाहर निकाल सकते हैं यानी ERV अर्थात 1100 ml जो यहाँ पर थी, ये भी इसके अंदर आएगी। तो ये पूरी दोनों मिलाकर बहिश्वसन के समय अधिकतम वायु फेफड़ों से हम बाहर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसको एक्सहेल कर सकते हैं। तो वो कितनी है, 1600 ml। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता, यानी क्रियाशील का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए यानी जब श्वसन क्रिया हो रही है तो उस दौरान अपशिष्ट क्षमता कितनी है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, इसमें ERV अर्थात एक्स रेस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम और RV यानी ये जो शेष बची हुई वायु है ये,
और बाहर कितनी हम निकाल रहे हैं, ये दोनों मिलाकर क्रियाशील अपशिष्ट वायु कहलाती है। क्योंकि क्रिया के समय तो हमने इतनी वायु यानी ReRb ये हमने बाहर निकाल दी। ओके, क्रियाशील के समय ये बाहर निकाली और उसके साथ में कितनी थी, ये 1200 ml अंदर थी। ओके, तो कुल मिला के अधिकतम अपशिष्ट जो है क्षमता कितनी हो जाएगी, 2300 ml। ठीक है, 1100 प्लस 1200 2300 ml। तो यहाँ बहिःश्वसन के पश्चात, ठीक है, फेफड़ों में बची शेष वायु। इसके बाद यहाँ फेफड़ों की कुल जैव क्षमता जिसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, तो इसके ऊपर कई बार पूछा गया था, आपको बताया। तो फेफड़ों की जैव क्षमता कितनी है, तो जैव का मतलब यानी क्रियाशील अवस्था में जो क्षमता हो सकती है, जो कार्यशील है फेफड़े, जीवित अवस्था में हम कह सकते हैं। तो ये वर्किंग कैपेसिटी के समय टोटल जो है 4600 ml होगी। कैसे होगी, देखो इसमें इरेस्पिरेटरी ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, कितना हमने अधिकतम लिया, ठीक है, टाइडियल वॉल्यूम और कितना हम अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं। टाइडियल वॉल्यूम कितना हम अधिकतम ले रहे हैं, कितना हम अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4600 ml। और सबसे अंत में है फेफड़ों की कुल जैव क्षमता, यानी अब इसमें हम अपशिष्ट को भी मिला दें तो ये अधिकतम क्षमता यानी फेफड़ों में रह सकती है। तो ये फेफड़ों की टोटल लंग कैपेसिटी हो गई, TLC टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होगी, अपशिष्ट वायु प्लस जो है जैव क्षमता वाली आयतन जिसको हम कह रहे हैं। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 4600 प्लस 1200 इक्वल टू 5800 ml। तो ये स्टूडेंट्स, इसको आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है हर एक वॉल्यूम का आयतन, हर एक जो है श्वसन संबंधी जो वॉल्यूम है उसके जो है कितनी मात्रा है, ये आपको याद रखना है, नाम से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको इसकी PDF मैंने आपको उसमें उपलब्ध कराई भी देंगे आपको। ठीक है, नोट्स की PDF मिल जाएगी, आप उसको वहां से नोट कर लें। डायग्राम भी उसमें है, हालांकि डायग्राम यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कृत्रिम श्वसन क्या होता है और श्वसन से संबंधित जो है कौन कौन से रोग होते हैं, विकार होते हैं, ये हम लेंगे। जिस प्रकार हमने पाचन तंत्र में विकार लिए थे उसी प्रकार। और मैंने आपसे कहा था कि जो पीछे के क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर एक अपनी जो बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको आप करना स्टार्ट कर दें। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स करेंगे और निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स करेंगे उनको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। और ये चीज आप कंटिन्यू बार बार हम कह रहे हैं शुरू कर दीजिए। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, ये आपका टाइम बहुत ही जो है जिसे कहते हैं इसका उपयोग करना है हमें पूरा। ओके, थैंक यू।